नमस्कार। पिछले वक्त में हमने वाणिज्य संनिमय में सीखा कि वस्तु विक्रय अनुबंध के तत्व क्या है या लक्षण क्या है। तो और एक बार मैं आपको बता दूं कि उसके लक्षण या तत्व कौन से हैं। तो एक है क्रेता तथा विक्रेता, दूसरा है माल का होना जरूरी है, मूल्य, उसके बाद में स्वामित्व का हस्तांतरण, उसके बाद में माल चल संपत्ति होकर माल का विक्रय सदैव चल संपत्ति से रहे, वैध अनुबंध के लक्षण, स्पष्ट अथवा गर्भित, शर्त सहित अथवा शर्त रहित, उसके बाद में विक्रय तथा भावी विक्रय दोनों को सम्मिलित होना, तथा भुगतान तथा सपुर्दगी की किस्त में होना। ये उसके क्या थे? तत्व थे। आज हम देखेंगे कि विक्रय अनुबंध तथा अन्य व्यवहारों में अंतर क्या क्या है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विक्रय तथा विक्रय के ठहराव में अंतर क्या क्या है। तो इसमें हम तीन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उसमें पार्ट्स कौन से रहेंगे? एक कि ये दोनों के अंतर में क्या आधार है, उसकी आधारशिला क्या है, यानी कि अंतर का आधार क्या है, और उसके बाद में विक्रय तथा विक्रय के ठहराव। तो हमने सबसे पहले हमको ये देखना है कि अंतर में आधार का पहला पॉइंट हम लेते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि माल के स्वामित्व का हस्तांतरण कैसा होता है दोनों इसमें, किसमें विक्रय तथा विक्रय के ठहराव में। तो माल के स्वामित्व का हस्तांतरण कैसा होता है विक्रय में? तो विक्रय के माल का जो भी स्वामित्व जो होता है वो तत्काल ही क्रेता को निष्पादन अनुबंध कर देता है ना, या हस्तांतरित हो जाता है, बराबर है ना। जैसे कि हमने माल को परचेस किया और माल को परचेस किए बराबर माल क्या हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे? दे देंगे। लेकिन विक्रय के ठहराव में क्या होगा? इसमें माल का जो भी कोई स्वामित्व रहेगा वह हस्तांतरित नहीं होता अब तक नियम समय पूरा न हो जाए अथवा शर्त पूरी न हो जाए। यानी इसमें कैसा हो गया कि वो आधार ले रहा है, अनुबंधों का आधार ले रहा है, और अनुबंध के आधार के अंतर्गत में जब तक वो शर्त या नियम को पूरा नहीं करता तब तक माल जो है हम उसको सुपुर्द नहीं करेंगे, हस्तांतरण नहीं करेंगे। उसके बाद में दूसरा आधार यह है कि निष्पादन क्या है। ठहराव में या विक्रय में जो निष्पादन पूरा होता है अर्थात निष्पादन ही अनुबंध है ना, बराबर है ना। यानी कि विक्रय में निष्पादन क्या है? निष्पादन ही अनुबंध है। लेकिन विक्रय के ठहराव में हो सकता है क्या? ये नहीं, इसका निष्पादन भविष्य में होना, बराबर है। और अर्थात यह निष्पादित अनुबंध है, इसका निष्पादन भविष्य में होना शेष होता है, बराबर है। जो भी कोई हम वस्तु को अपने इसमें लेने की हम कोशिश करेंगे या लेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी कि उसका निष्पादन कौन करेगा, है ना, बराबर है ना। तो विक्रय में ही अनुबंध है, निष्पादन में ही अनुबंध है, लेकिन विक्रय के ठहराव में जो इसका निष्पादन भविष्य में होना शेष रहेगा, भविष्य में ही होना बाकी रहेगा। उसके बाद में तीसरा आधार यह है कि मूल्य न चुकाने पर क्या होगा। विक्रय में या विक्रय के ठहराव में मूल्य न चुकाने के बाद में क्या होगा? तो मूल्य न चुकाने के बाद में क्या होगा विक्रय में? यदि माल का मुख्य न चुकाया जाए, मूल्य न चुकाया जाए तो त्रुटि हो सकती है, या विक्रेता क्या करेगा? मूल्य में वाद निर्माण करेगा, दैट इज कॉल्ड सूट, SUIT, है ना। वाद निर्माण करेगा और वो प्रस्तुत भी कर सकता है ना। वो वाद को क्या कर सकता है? विक्रय में प्रस्तुत भी कर सकता है। कब? लेकिन जब वो मूल्य को नहीं चुका है। विक्रय के ठहराव में क्या होगा? इसमें यदि क्रेता वस्तु प्राप्त करने तथा उसका मूल्य न चुकाने पर असफल रहता है तो विक्रेता केवल हर्जाने के लिए प्रस्तुत करेगा। यानी जो भी कोई उसके डैमेजेस जो भी रहेगी सिर्फ उसके ही लिए वो तैयार रहेगा, अदरवाइज वो मूल्य को चुकाएगा क्या? नहीं। सिर्फ वो कौन सी इसको माफ करेगा? जैसे कि मैंने किसी को कोई वस्तु को भेजा है लेकिन वो मूल्य को नहीं दे रहा है। मूल्य दे रहा है क्या? वो वस्तु की बिक्री की मूल्य दे रहा है क्या? वो नहीं दे रहा। उस वक्त में मैं कौन सी वस्तु की कीमत को माफ करूंगा कि जहां पे जो डैमेजेस है ना, जो भी कोई डैमेजेस है, जो दर्जाना है, उसी को ही मैं माफ करूंगा, अदरवाइज मैं कोई भी वस्तु को माफ नहीं करूंगा, मूल्य मैं पूरा वसूल करूंगा। उसके बाद में क्षति या जोखिम में विक्रय को क्या होगा? तो विक्रय समाप्त हो जाने पर माल की क्षति या जोखिम जो भी रहेगी वो क्रेता के लिए रहेगी,
अपने लिए रहेगी क्या? नहीं, वो क्रेता के लिए रहेगी। लेकिन विक्रय के ठहराव में क्या रहेगा? इसकी जोखिम विक्रेता पर ही रहती है। यानी कि जो भी कोई जोखिम रहेगी, अगर एक बार हमने वस्तु को दे दिया, वस्तु को हमने बेच दिया, वस्तु को हमने सोल्ड कर दिया, तो वस्तु को सोल्ड करने के बाद में विक्रेता ने वो वस्तु दे दिया, इसका मतलब वो क्रेता की ही पूरी जवाबदारी रहेगी। जोखिम किसकी रहेगी? क्रेता की। लेकिन विक्रय के ठहराव में ऐसा नहीं रहेगा। वो क्या रहेगा? अपने इस जोखिम पर ही वो रहेगा, विक्रेता पर ही वो जोखिम पूरे इसमें रहेगी। उसके बाद में अधिकार तथा प्रकृति क्या रहेगी? अधिकार की प्रकृति क्या रहेगी? अधिकार की प्रकृति क्या रहेगी कि जो भी कोई विश्वव्यापी अधिकार जो होंगे, जो उचित रहेंगे, उसको ही विक्रेता अपने आप में उसको ठहराने की कोशिश करेगा, या उसके वस्तु के विरुद्ध में प्रयोग ना कर सकता है वो, है ना। दोनों चीजें उसमें क्या रहेगी? अफेक्शनेबल रहेगी। लेकिन विक्रय के ठहराव में क्या रहेगा? यह पारंपरिक अधिकारों को उत्पत्ति कर सकता है। इसमें केवल क्रेता एवं विक्रेता को ही एक दूसरे के विरुद्ध में वाद को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें तीसरा पार्टी कभी भी सम्मिलित नहीं होगा, है ना, बराबर है ना। जो भी कोई रहेगा जोखिम के लिए, तो वो कौन रहेगा? सिर्फ विक्रेता रहेगा या फिर क्रेता रहेगा। फिर दोनों की इसमें शर्त क्या रहेगी? तो शर्त क्या रहेगी? विक्रय शर्त रहित होता है ना। विक्रय में कोई भी शर्त रहेगी क्या? नहीं, मुझे लगता है तो मैं जाऊंगा या वस्तु को परचेस करूंगा, लगेगा तो मैं परचेस करूंगा, नहीं लगेगा तो मैं वस्तु को परचेस नहीं करूंगा। ये डिपेंड्स किसके ऊपर में है? टोटली क्रेता के ऊपर में, कि उसने अपने लिए जो भी कोई वस्तु को परचेस करनी है वो कहां से करनी है, किस तरह से करनी है, कितने कीमत पे करनी है, और उसके लिए उसको क्या ठहराव पास करना है या अनुबंध को क्या लेना है, वो पूरा का पूरा क्रेता के ऊपर में डिपेंड्स रहेगा। इसमें कोई भी शर्त नहीं होगी। लेकिन विक्रय के ठहराव में शर्त रहित अथवा शर्त सहित दोनों भी रहेगा। हो सकता है कि एकाधिक क्रेता के जो कोई संबंध जो है, वो संबंध पूरे के पूरे संबंध उसके ऊपर में है, अच्छे है, तो वो कोई भी शर्त नहीं रखते हुए अपने वस्तुओं को दे सकता है। नहीं तो कैसा होगा? अगर वो संबंधित नहीं है तो क्या करेगा? वो कुछ ना कुछ शर्त रखेगा। उसके बाद में परिणाम क्या हो गए? तो परिणाम रहेंगे विक्रय तथा विक्रय ठहराव में जो भी कुछ परिणाम होगा वो परिणाम होता है ना। मैंने वस्तु परचेस किया, वस्तु को परचेस करने के बाद में उसके जो भी कोई परिणाम होंगे, है ना। हमने कभी कभी देखा है कि हमने बाजार से कोई वस्तु को परचेस किया, बराबर है, और परचेस करने के बाद में हमने वो वस्तु को घर में लेके आए। घर में लेके आने के बाद में हमने हमारे आई बाबा को दिखाया वो वस्तु कि मैंने ये वस्तु को परचेस किया है। और हमारे आई बाबा क्या करेंगे? आई बाबा हमारे को पूछते हैं कि ये वस्तु कितने की परचेस किया, क्योंकि मूल्य ही उसका आधार होता है ना, बराबर है ना। तो जैसे ही वो हमको पूछते हैं और हम जैसे ही उसका मूल्य बताते हैं, अगर वो प्रॉफिट में होता है तो बोलते हैं कि आपको बहुत सस्ते में मिली, है ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? आपको फंसाया गया है ना, दुकानदार ने आपको फंसाया गया है। ये जो वस्तु है, ये वस्तु हमको बहुत कम कीमत में मिली हुई है और कम कीमत है, लेकिन दुकानदार ने आपको ये वस्तु क्या किया है? महंगे में दिया। देखिए, हमने वस्तु को विक्रेता के पास से परचेस किया और परचेस करने के बाद में हमको जो भी कुछ है वो परिणाम हमको दिखने में आ रहा है। विक्रय का ठहराव ही विक्रय का परिणाम होता है ना। विक्रय का जो भी कोई ठहराव है वो विक्रय का क्या होता है? परिणाम होता है, बराबर है। यानी कि जैसे ही वो ठहराव कर लेता है उसका परिणाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो शर्त के साथ में अनुबंध में होता है। पुनः विक्रय में क्या होगा कि माल में तो हमने विक्रेता को दे दिया, लेकिन हम उसको और भी बेच सकते हैं, है ना। हमने कभी किसी से खरीदी करके माल को, और से वो माल हम दूसरों को बेच सकते हैं विक्रय में। लेकिन विक्रय के ठहराव में विक्रय का परिणाम नहीं होता, लेकिन परिस्थितियों को छोड़कर जो भी कोई उसकी परिस्थिति होगी, वो परिस्थिति को छोड़कर वो माल को क्या करेगा? वो नहीं बेचा जाएगा, बरोबर। यानी कि पुनः विक्रय की परिस्थिति कैसी है वो छोड़कर सामान्यता नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि उसका ठहराव ही उस प्रकार से होगा। अनुबंध भंग किए जाने पर क्या होगा, है ना। विक्रय में अगर अनुबंध भंग करने पर क्या होगा? तो क्रेता द्वारा अगर अनुबंध भंग हो जाता है या विक्रेता मूल्य के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है,
तो पहले से ही माल के अधिकार में क्यों ना हो, ऐसा वहां पे क्या होगा, वो ठहराव होगा। लेकिन विक्रय के ठहराव में क्या होगा, अगर क्रेता के द्वारा अनुबंध का भंग होता है या किए जाने पर सिर्फ विक्रेता ही केवल हर्जाने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है ना, बराबर है ना, क्योंकि जो भी कुछ है वो लिखित है या शाब्दिक है। उसमें क्या होगा कि जैसे कि अगर क्रेता कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं होता या अनुबंध को भंग करता है, तो इसमें दावेदार कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ विक्रेता ही उसका दावेदार होता है। उसके बाद में विक्रेता द्वारा त्रुटि किए जाने पर, है ना, यानी कि अगर हमने कोई वस्तुओं को परचेस किया, वस्तुओं को हमने लेने की कोशिश की बाजार से, हम बार बार हम हरदम वो वस्तुओं को लेते हैं और उसका हम व्यवसाय करते हैं, लेकिन हमको ऐसा दिखने में आया कि इस वक्त में जो भी हमने वस्तु को परचेस किया उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, है ना, माल अच्छा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि विक्रेता माल देने पर त्रुटि करता है तो क्रेता और विक्रेता कुछ वाद को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वो क्या रहेगा, विक्रेता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के हम वाद को प्रस्तुत कर सकते हैं एक, और हम क्या कर सकते हैं, तीसरे पक्षकार को स्थायी रूप से हम माल को क्या कर सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं। एक सबसे पहले विक्रय के खिलाफ में हम दावा कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, तीसरे पक्षकार को हम हमारा जो भी कोई वस्तुओं का जो भी कोई माल है, जो भी कोई वस्तु है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। फिर विक्रय के ठहराव में क्या होगा, अगर कुछ त्रुटि होती है तो विक्रेता के द्वारा अगर कुछ त्रुटि होती है तो विक्रय के ठहराव में हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्रेता केवल वैयक्तिक उपचार की प्राप्त होता है, अर्थात क्षति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि माल पर विक्रेता का ही स्वामित्व रहता है ना, बराबर है ना। अगर बहुत सारे पैगामे के ऊपर में वस्तुओं में त्रुटियां हैं, जनरली मेडिसिन और होजियरी, ये दोनों चीजों में ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट हो सकता है ना। त्रुटियां में हो सकता है कि जो भी कोई मेडिसिन परचेस की होंगी कोई कंपनी से, गलती से एक्सपायरी डेट के अंतर्गत में वो आ गई हो, या होजियरी में क्या हो सकता है, जो भी कोई रेडीमेड क्लॉथ्स होते हैं कि उन्होंने ऑर्डर एक पर्टिकुलर नंबर से किया हुआ है और पर्टिकुलर नंबर से वो ऑर्डर करने के बाद में उस प्रकार का ऑर्डर नहीं आया, है ना। एक पर्टिकुलर विक्रेता ने ठहराव करते वक्त कि किस प्रकार के सैंपल्स देके कौन से साइज के कपड़े होना, इसका उन्होंने बुक किया, लेकिन वैसा नहीं हुआ, उसमें सारी की सारी त्रुटि आई। तो ऐसे इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं बड़े पैगामे के ऊपर में। उसके बाद में अनुबंध की विषय सामग्री, अभी इसमें कैसा रहेगा कि विक्रय की दशा में जो भी माल निश्चित और विशिष्ट होता है वही रहेगा, है ना, बराबर है ना। यानी कि जो भी कोई विषय सामग्री रही उसके अतिरिक्त में उसको माल दिया जाएगा क्या, नहीं। लेकिन ठहराव में कैसा रहेगा, इसमें माल का जो भी कोई निश्चित होना आवश्यक नहीं है, वो माल अनिश्चित भी हो सकता है। जैसे कि एखादी व्यक्तियों ने रेनी सीजन में अम्ब्रेलास को बुक किया, ठहराव काय के लिए हुआ कि हमको एक 100 नंबर्स की हमको अम्ब्रेला को होना है। लेकिन अगर वो फोन पे बात करता है या पत्र द्वारा बात करता है या मेल द्वारा बात करता है कि छतरियों के साथ साथ में हमें रेनकोट्स भी चाहिए, तो वो ठहराव को क्या करेगा, मंजूर करेगा। यानी कि निश्चित होने के बाद में भी अनिश्चित माल को भी वो ठहराव में ले सकता है। उसके बाद में क्रेता द्वारा मूल्य न चुकाने पर, अभी क्रेता द्वारा अगर मूल्य न चुकाता है तो क्या होगा कि विक्रय में यदि क्रेता मूल्य नहीं चुकाता है तो मूल्य के लिए वाद प्रस्तुत होगा, और वो प्रस्तुत कैसा रहेगा, योग्य रहेगा। उसके बाद में ठहराव में क्या होगा कि इसमें यदि क्रेता मूल्य पर भुगतान नहीं करता है तो विक्रेता क्रेता पर केवल हर्जनीय का ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। हाँ, इसके पहले भी अगर उसके तरफ पैसे होंगे, बरोबर, उसने वस्तुओं के पैसे नहीं दिया होगा या कोई डिस्प्यूट्स में होगा, लेकिन अगर वो वस्तुएं आज के डेट में, अभी के डेट में जो भी कुछ रहेगा सिर्फ उसी के ऊपर में वो वाद को क्या करेगा, प्रस्तुत कर सकता है। प्रारंभ तथा अंत, बरोबर, आधार क्या है, प्रारंभ तथा अंत। विक्रय क्या है, ठहराव का अंत है ना। एक बार मैंने कोई वस्तुएं को परचेस कर लिया तो मेरा ठहराव कंप्लीट हो गया, लेकिन विक्रय के ठहराव में क्या होगा, विक्रय का ठहराव ही ठहराव का प्रारंभ है ना, बरोबर है ना। कि मैं पहले क्या करूंगा, उससे बातचीत में
मुझे क्या क्या लगता है, मुझे कौन सी वस्तुएं लगेगी विक्रय के लिए, तो मैं उसकी सूची दूंगा। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक कार्य होगा, और यही प्राथमिक कार्य वो ठहराव है। उसके बाद में क्रेता में दिवालिया होने पर इसमें क्या रहेगा कि अगर क्रेता दिवालिया हो जाता है तो क्या रहेगा, क्रेता का खरीदारी माल सरकारी, जिसको हम ऑफिशियल रिसीवर्स के हवाले करना होगा, है ना। जो सरकारी जो होता है वो उसको, आपने देखा होगा कि एक चोर ने कुछ चोरी किया, बरोबर है, वस्तु ये है उसने चोरी की, चोरी करने के बाद में अगर वो पकड़ी जाती है, पुलिस के माध्यम से हमने रिपोर्ट्स दिया और पुलिस के माध्यम से वो पकड़ी जाती है, तो जिसकी वो वस्तुएं है उसको इमीडिएटली सुपुर्द नहीं किया जाता, है ना, बराबर है ना। वो पहले कहाँ जमा होती है, सरकारी में जमा होती है, गवर्नमेंट में जमा हो जाती है, और उसके बाद में जिसकी जो वस्तु रहेगी उसको सुपुर्द किया जाती है। इसी प्रकार से अगर कुछ डिस्प्यूट्स होता है या दिवालिया हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो जो वस्तुएं जो है पहले सरकार को क्या करेगा, ऑफिशियल रिसीव्स कर लेगा, यानी गवर्नमेंट्स में जमा करेगा, और उसके बाद में वो वस्तुओं को दी जाएगी। विक्रय के ठहराव में क्या रहेगा, अगर ऐसी स्थिति में या ऐसी परिस्थिति में विक्रेता क्रेता को माल देने से इनकार कर सकता है ना, बराबर भी है ना, बराबर है कि अगर हमको पता है कि विक्रेता ही अगर दिवालिया हो गया है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो हम और से कोई ठहराव कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वो दिवालिया घोषित हो चुका है, वो दिवालिया है। उसके बाद में वर्तमान अथवा भविष्य, आधार क्या है, वर्तमान अथवा भविष्य, तो विक्रय वर्तमान काल में संबंधित होता है ना। जो भी कोई हम बिक्री करेंगे वो बिक्री कैसी रहेंगी, वर्तमान काल के लिए रहेंगी। अगर मैंने कोई वस्तुओं को परचेस किया तो वो आज के डेट में अगर मैंने परचेस किया तो भी वो मैं भविष्य में उसका यूज करूंगा, है ना, बराबर है ना, या भविष्य में मैं उसकी बिक्री करूंगा। लेकिन ठहराव में कैसा रहेगा, विक्रय का ठहराव ही भविष्य से संबंधित होता है, बराबर है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कोई हम ठहराव करेंगे विक्रय में, जो भी कोई हम ठहराव करेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा कि जो हम ठहराव कर रहे हैं बिक्री के बारे में वो भविष्य के लिए है, यानी विक्रय का ठहराव ही भविष्य के लिए है ना, कि आगे में जाके कोई भी उसका डिस्प्यूट ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए विक्रय का हम ठहराव करेंगे। ओके देन, थैंक यू।